सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इस वक्त काबुल और बड़े इलाकों में तालिबान मुकम्मल कंट्रोल हासिल किए हुए हैं, लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। किसी किस्म की कोई खाना जंगी या नाखुशगवार वाक़यात सामने नहीं आए हैं। ख़ास तौर पर काबुल की बात की जाए तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आज तवक्को की जा रही है कि वो काबुल पहुँच जाएंगे और साथ ही साथ अफगानिस्तान में इस वक्त एक हुकूमत बनाने की भरपूर तैयारियां की जा रही है। कल की जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी अहम थी और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो चीज़ें ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बात की है वो ये है कि दुनिया हमसे ताल्लुकात इस्तवार करे, मामलात आलमी कवानीन के मुताबिक तय किए जाएँ। पाकिस्तान रूस चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी खित्ते के तीन बड़े ममालिक जो तीन हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान के चीन, पाकिस्तान और रूस, उससे अच्छे ताल्लुकात की बात खुद अब अफ़गान तालिबान की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और 2 दिन पहले आपने सलामती कौंसिल का इजलास भी देखा जिसमें जब अफ़गान सफ़ीर की जानिब से कहा गया कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न किया जाए तो रशिया और चाइना का जो जवाब था वो बहुत मुख्तलिफ था। तो अब अगले आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है और जिस हुकूमत की बात की जा रही है कि तमाम एथनिक ग्रुप, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर अफगान हुकूमत बनाई जाए, उस जानिब किस तरह से अब बढ़ा जाएगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेंबर्स मौजूद हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर भी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। पराचा साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जमील साहब, इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात की जानिब पूरी दुनिया की नज़र है कि अब वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि खौफ जो 1996 से 2001 की अफ़गान तालिबान हुकूमत का है उसके तनाजुर में ख़दशात पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया ख़दशात पर बात कर रहा है। इस वक्त जो ममालिक हिचकिचा रहे हैं और जो ममालिक खुलकर अफ़गानिस्तान के इस अमल की मुखालिफत भी कर रहे हैं उन्हीं ख़दशात के पीछे है। लेकिन जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बदलते हुए हालात जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के हैं वो सरप्राइजिंग है। क्या हो सकता है सर, नई हुकूमत वाकई एक कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ सकते हैं? जी, उसका तो इशारे मिल रहे हैं, लेकिन तालिबान के इस एटीट्यूड के बारे में एक लम्हे के लिए मैं बात कर लूँ पहले। जी, तालिबान का आपने देखा कि तमाम इंटरनेशनल कानून, जिस तरह आपने बयानी में भी बताया, उसके मुताबिक वो इस दफ़ा चल रहे हैं। तालिबान ने शुरू से लेके दोहा एग्रीमेंट से लेके जो 2020 फरवरी में हुआ था उससे लेके अब तक तमाम के तमाम जो उनके अहदाफ हैं, जिस तरह वो हासिल करना चाहते हैं उससे बेहतर तरीके से हासिल कर लिए। और उनके 3 तरीक़ाकार था। एक तो पॉलिटिकल जो उनकी स्ट्रेटजी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, और उसके अलावा उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी, तीनों को पैरेलल लेके चले हैं वो। इस दफ़ा मालूम होता है कि उनके जितने भी एडवाइज़र हैं बहुत ही बेहतरीन एडवाइज़र हैं। आपने देखा कि दोहा एग्रीमेंट, जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंडोर्समेंट हासिल है, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल की इंडोर्समेंट हासिल है, जो कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया है। और उसके अलावा कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी बातें की गई हैं, चाहे उन्होंने एमनेस्टी की बात की, नो रिवेंज की बात की, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, और ख़वातीन की ह्यूमन राइट्स को और उनकी ऑनर का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इस्लामिक नॉर्म के अंदर मीडिया को हर किस्म की आज़ादी होगी, लेकिन नेशनल एजेंडे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अफ़गानिस्तान में किसी ऐसी एंटिटी को हार्बर नहीं किया जाएगा, नहीं रखा जाएगा जो कि किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचाए, और साथ में नारकोटिक्स फ्री कंट्री, यानी कि कोई ड्रग, क्योंकि अफ़गानिस्तान को अगर तमाम फाइनेंसेस बंद कर दिए जाएं तो अफ़गानिस्तान के पास जो पपी क्रॉप है, रोडी क्रॉप है, जिसको कि हेरोइन जिससे बनती है, $70 बिलियन की उनके पास होती है। तो लिहाजा इन तमाम, अब आ जाते हैं आपकी बात को कि कौमी हुकूमत, आपने उसका इशारा देख लिया। जब तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों को कब्जा करना शुरू किया या उनका कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, तो सबसे पहले नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे जिसमें कि हंसी खुशी हैंडिंग टेकिंग ओवर हो रही थी, और ऐसे प्रोविंसेस भी जो कि शिया मेजॉरिटी की प्रोविंसेस हैं। और आपको ताज्जुब, और हमें ताज्जुब हुआ कि जब हमने देखा तालिबान का झंडा और अकब में हमने लिखा हुआ देखा लब्बैक या हुसैन का फ्लैग हमने लिखा हुआ देखा,
और अब तालिबान प्रोटेक्शन दे रहे हैं आशुरा के जुलूसों को। तालिबान वहाँ जजेस शिया और तालिबान जजेस साथ बैठ रहे हैं। तो किसी ने पूछा ज़बीउल्लाह से, उनके स्पोक्स पर्सन से, कि आपके पहले में और अब में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हमारी नज़रिया, हमारी आइडियोलॉजी वही है, हमारा तौर तरीका दूसरा है, क्योंकि 20 साल हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा है और देखा है। तो इस लिहाज से कौमी हुकूमत बनते नज़र आ रही है। लेकिन कौमी हुकूमत बनेगी क्योंकि जो ताकतवर होता है, जिसने तमाम काविशों और कोशिशों से कंट्रोल हासिल किया होता है या कब्जा हासिल किया होता है, तो फिर वो उसके टर्म्स पे हुकूमत बनती है। आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान में कल वक्त जो मिल रहा था हमारे मुख्तलिफ काबरीन से, तो वो वक्त यहाँ आया, वो सारा नॉर्दर्न अलायंस का या नॉर्दर्न प्रोविंसेस का वक्त था। और उनका मकसद यही था कि उनकी मर्जी के मुताबिक भी उनको हुकूमत में शामिल किया जाए। मेरा अपना तजिया ये है कि उनको ज़रूर शामिल किया जाएगा, लेकिन तालिबान, जाहिर है ये उनका हक भी होता है कि वो तालिबान अपने हिसाब से लोगों को करेंगे। वो बिल्कुल ये पावर तो यकीनी तौर पर तालिबान के पास। मैं शौकत पराचा साहब, कौमी हुकूमत की बात की तो तालिबान रहनुमा आमिर मुत्तकी का बयान भी आपने देखा होगा सर। सर तो इसमें अब लग रहा है कि वो जो तालिबान के हवाले से खौफ की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हो रही है सियासी सेगमेंट्स के अंदर। ख़ास तौर पर आपने इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, मुलाकात भी यहाँ दीगर लोगों की वजारत ख़ारजा में हुई। अब हम ये देखते हैं कि बड़े लीडर्स, चाहे वो गुलबदीन हों, चाहे वो हामिद कारज़ाई साहब हों, वहाँ पर मौजूद है, अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कौमी हुकूमत की जानिब चीज़ें बढ़ सकती हैं और जो दुनिया के ख़दशात हैं वो ख़दशात दम तोड़ सकते हैं अगर तालिबान का रवैया पहले 3 दिन में जो रहा है इसको देखते हुए। सर थैंक यू वेरी मच। मैं एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब की गुफ्तगू नहीं सुन सका। वो ना सिर्फ सफारतकारी में उनका तजर्बा है बल्कि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ। आपका सवाल मैं जवाब दूं कि अब वो 2001 नहीं है, अब ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि तालिबान ने बाकायदा कंट्रोल हासिल किया है और बगैर किसी जंग के हासिल किया है। दुनिया की जो मिलिट्री माइट है उसको तालिबान ने इन 20 सालों में वापस जाने पे उनको मजबूर किया है। तो इस वजह से अभी 2001 का या 97 से 2001 का जो कंपैरिजन है वो इररिलेवेंट है। देयर इज नो कंपैरिजन। सही। करज़ई साहब हों, डॉक्टर अब्दुल्ला हों, हजरत उमर ज़ाखिलवाल हों या दीगर जितने अफगान रहनुमा हैं या जो पाकिस्तान में इस वक्त भी मौजूद हैं, 8 मुख्तलिफ नॉन पश्तून सियासी जमातों के रहनुमा, इन सब को मालूम है कि जिनकी बेसिस पे, जिनके शोल्डर्स पे वो अफगानिस्तान में 20 साल इक़्तिदार में रहे, अब वो शिकस्त खा के वापस जा रहे हैं, वो मजबूर होके वापस गए हैं। वो इन कैपेसिटी ऑफ विक्टर वापस नहीं गए बल्कि हालात ऐसे बनाए तालिबान ने कि वो चले गए। लिहाजा इन जो नॉन तालिबान लीडर हैं अफगानिस्तान के, उनको भी पता है कि हमें अफगानिस्तान में रहना है। हमारी आबादियों को, जो एथनिक ग्रुप्स वाली आबादी हैं, वो हज़ारात हों, वो ताजिक्स हों, वो उज़्बेक्स हों या हेरात वाले हों, वो उन्होंने अफगानिस्तान में रहना है। और अफगानिस्तान में आज की रियलिटी है कि तालिबान दे आर इन कंट्रोल। तो बुनियादी बात यह है, जो ग्राउंड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कोई इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल नहीं है, बाकायदा ये एक 20 ईयर लॉन्ग ब्लड शेड की हिस्ट्री है, बम्बिंग की हिस्ट्री है, डेजी कटर बम्स की हिस्ट्री है, मदर ऑफ ऑल बम्स गिराने की हिस्ट्री है। तो पहले तो ये ग्राउंड रियलिटी, कोई भी बात कर रहा है, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हमें ग्राउंड रियलिटी ज़हन में रखनी चाहिए। और ये सबको पता है, आज भी तालिबान का वफ्द मिला है जाकर करज़ई साहब से, डॉक्टर अब्दुल्ला से, और ऑब्वियसली यही बातें हो रही हैं। करज़ई के ज़हन में ये मौजूद है कि ये तालिबान जो हैं ये जीते हुए हैं। और करज़ई जब सदर थे तो वो कहते थे मुल्ला उमर इज माई ब्रदर, मुझे अच्छी तरह याद है उनका ये बयान था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने, जैसे ही डॉक्टर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा, डॉक्टर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ बात करनी शुरू कर दी कि ये सारा उन्हीं का किया धरा है। अच्छी बात यह है कि जो बाइडन ने सारा मलबा इन तमाम हालात का जो अब पैदा हुए वो डॉक्टर अशरफ गनी पर और अफगान नेशनल डिफेंस आर्मी पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने 83 अरब डॉलर खर्च किया,
और इसके बावजूद अगर अफगान फौज तालिबान से नहीं लड़ना चाहती तो हम क्यों लड़ें? लिहाजा ग्राउंड इज सेट। अब दूसरा मैं आपका क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं, आलमी बरादरी। ये आलमी बरादरी के पास क्या ऑप्शन है? आलमी बरादरी तो 20 साल यहाँ लड़ती रही और वो अफगानों को सबड्यू ना कर सके, वो उन पर हुक्मरानी ना कर सके, उन पर कंट्रोल ना कर सके। अब तालिबान अगर उनके खिलाफ लड़कर जीते हैं तो तालिबान को इनकी क्या परवाह है? अब तो आलमी बरादरी को फिक्र होनी चाहिए कि वो तालिबान को इंगेज करें, जिनको आप वेपन से, लेटेस्ट वेपन से, दुनिया जहान की वॉर मशीनरी से आप उनको शिकस्त नहीं दे सके, तो आपके पास तो और क्या ऑप्शन है? आप सैंक्शन लगा देंगे मैक्सिमम। वो सैंक्शन से नहीं डरते। उन्होंने जो अपना अब रवैया चेंज किया है, अब इक्तदार में आने के बाद जो उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान की है, दैट्स कमेंडेबल, उसकी वो काबिल तारीफ है। और पाकिस्तान की जो मैं बात करूं, अगर पाकिस्तान ने वादे तौर पर तालिबान को ये मैसेज किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, कि दो चीजें हैं। नंबर 1 कि आपने ब्रॉड बेस्ड एथनिक प्रोपोर्शन में, मतलब तमाम एथनिक ग्रुप्स को साथ लेकर हुकूमत बनानी है। नंबर 1 ये नहीं है किसी की मोनोपोली नहीं है, % पश्तून पॉपुलेशन है तो 40% और भी पॉपुलेशन है। नंबर 2 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी ख्याल करना है। उन फंडामेंटल राइट्स में विमेन राइट्स हैं, खवातीन को आगे उनकी तालीम है, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स के राइट्स हैं। ये दो चीजें तालिबान को, मैं समझता हूं जो प्रेस रिलीज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का था, वो बराह रास्त तालिबान को एड्रेस कर रहा था। यही बात पाकिस्तान की तरफ से हामिद करजई को कही जाती रही जब वो सदर थे, यही बात डॉक्टर अशरफ गनी को कही जाती रही, वो सदर थे, और यही बात जो बाइडन ने अपनी परसों की तकरीर में कही कि मैंने डॉक्टर अशरफ, ये जो बाइडन कह रहे हैं, जो बाइडन के अल्फाज में, कि मैंने अशरफ गनी को कहा था कि तालिबान के साथ पावर शेयरिंग मुज़ाकरात करो, लेकिन उसने इनकार किया। लिहाजा मलबा जो है वो अब इसका पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, ईरान जिम्मेदार नहीं है, रशियन जिम्मेदार नहीं है, सेंट्रल एशियन जिम्मेदार नहीं है, टर्क जिम्मेदार है तो डॉक्टर अशरफ गनी, क्योंकि उसने। पराचा साहब, अब जिम्मेदारी के हवाले से जो बात हुई थी, यहाँ पर अब खित्ते की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप खुद एक लंबे अरसे से दफ्तर खारजा के साथ बड़े मुंसलिक हैं। हम भी आपको इस्लामाबाद में जब देते रिपोर्टिंग में हम इस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह भी पराचा साहब ने भी बात किया कि उन्होंने डिफीट किया है यहाँ पर, अब मिलिट्री स्ट्रेटजी 20 साल तक जिस तरह से तमाम तर जदीद असलहा उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ वो कामयाब हो गए। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के ऊपर आज ये देखें कि खित्ते के अंदर 2 बड़े ममालिक सलामती कौंसिल में ये बात कर रहे हैं इजलास में कि हम उनसे राब्तों में हैं, यानी कि चाइना और रशिया की बात कर ले, तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी में ईरान भी, इवन अब के हालात बदले हैं, वहाँ बेहतरी की सूरत है। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में भी पिछले 3 से 4 दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरी आ रही है। तो अब जो अफ़गानिस्तान के अंदर हालात है वो तो हैं, लेकिन जो बाहर हैं ममालिक, ख़ासतौर पर खित्ते के ममालिक की मैं बात करूँगा, अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक की बात करूँगा, वहाँ क्या रोल होगा अब नई अफ़गान हुकूमत को लेकर? अरे रोल तो देखें उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर शौकत पराचा साहब ने भी जिक्र किया कौमी सलामती कमेटी के बारे में, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कौमी सलामती कमेटी पाकिस्तान के, आप अगर उसको सामने रखें और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं इजलास के बाद परसों, यानी गुज़श्ता रोज़, तो उनको आप सामने रखें तो काफ़ी मुबासलत आप देखेंगे। और फिर तालिबान के आप स्पोक्स पर्सन के कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको जितने इंटरनेशनल कानून वाले पॉइंट्स हैं, ऑल इंक्लूसिव नेगोशिएटेड गवर्नमेंट की बात की है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने बात की है, जिसमें कि सारे कानून इंटरनेशनल जो हैं, UN चार्टर हो गया जिसमें, उसके अलावा बाकी जितने एग्रीमेंट अफगानिस्तान ने साइन किए हैं जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है उस वक्त से लेके, तो वो तमाम उन्होंने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का जिक्र कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल ने, पाकिस्तान भी यही कहता है और अपने कमेटी में भी उन्होंने ये कहा कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट और नेगोशिएटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और बाकी काफ़ी चीज़ें मुबासलत उसमें है। तो कहने का मकसद ये है कि इस दफ़ा जो तालिबान का जो तौर तरीका है और जो उसके असरात उसके पड़ोसी ममालिक पर पड़ेंगे, उसमें वसवसे तो अभी बाकी हैं, क्योंकि आपने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया है और उसमें उनके स्पोक्समैन से सवाल जब किया गया
कि इंडिया को अपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा वापस आना चाहिए और प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहिए, और अपने बाकी भी इंडिया जो है अपना यहाँ जो काम करना चाहता है उसको करे। और उसके साथ साथ उसको इंडिया को जब वो एवैक्यूएशन हो रही थी तो तालिबान ने प्रोटेक्शन देके उनको जहाज तक पहुंचाया है। तो हमारी जो जिस लिहाज से हम उस चीज़ को पेंट करते हैं उससे थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है। और ये किस चीज़ की गमाजी करता है कि तालिबान ने जो अपनी कमिटमेंट दी दोहा एग्रीमेंट में, उन तमाम क्लाजेस पर मनो अनमो अमल कर रहे हैं और दुनिया से वो राब्ते में है और दुनिया उनसे राब्ते में है। यूरोपियन यूनियन के आप देखें कमीशन को, उनका वजीर खारजा के अमूर के जो सरबराह हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं बिल्कुल, और हम तालिबान से अपने रिलेशंस रखेंगे उनकी बदलते हुए हालात के मुताबिक। सिर्फ एक कनाडा वाहिद मुल्क है जिसके कि प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो पे आकर बयान दिया कि हम तालिबान को अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और कनाडा लॉ के मुताबिक वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली हासिल किया है कंट्रोल, वैसे हासिल नहीं किया है। सिर्फ कनाडा के अलावा इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी ये बात नहीं की है। लेकिन जो तेवर मुझे नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ बयानात से, और कुछ पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ कांग्रेस के मेंबर हैं यूएस में, जिसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए, एक आध आदमियों ने बयान दिया है, एक आध चंद लोगों ने, कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वही जो पुराना मंत्रा है और जो पुरानी सिलसिला चला रहा है। तो ब्लेम गेम तो चलेगा अभी, क्योंकि जो इस वक्त सफबंदियां हैं दो बड़ी ताकत में, उसमें पाकिस्तान दो हाथियों के बीच में है। एक तरफ तो सारी सफबंदी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, और दूसरी तरफ चाइना के इस ब्लॉक की, और रशिया, चाइना, पाकिस्तान और बाकी। तो इसी तरीके से आप देखें कि जिस तरह के स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स और स्प्रिंग ऑफ अलायंस है, उसी किस्म की सफबंदी हुई है। लेकिन साथ साथ अगर आप बात मुझे कर रहे थे कि पड़ोसी ममालिक के लिहाज से, उनका पड़ोसी ममालिक का भी जो एटीट्यूड होगा वो इंटरनेशनल इस वक्त जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जारी है उसके मुताबिक होगा। इंडिया बाउंड है, ऑब्लाइज्ड है कि उसने जो मुआहदे अमेरिका से और उनके एलाइज से किए हैं उस मुआहदों के तहत चाइना के कंटेनमेंट को जारी रखे। तो वो अगर अफगानिस्तान में आएगा या अगर इस खत्ते में होगा तो हार तो नहीं पहनाएगा, वो ज़ाहिर है कंटेनमेंट में हिस्सा लेगा और ले रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। तो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में आप देखेंगे कि एक वो रहेगी, हरारत रहेगी इस खत्ते में। लेकिन जो इब्तिदा है वो बड़े खूबसूरत तरीके से इब्तिदा हुई है तालिबान की तरफ से, और तालिबान को जिस तरह के मैंने बताया कि जो उनके मुशीर हैं, महसूस होता है कि वो बहुत अच्छे अंदाज में लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट आई हैं वो ज़रूर उसका जिक्र करना, जिस तरह 9.5 बिलियन को अमेरिका ने फिलहाल फ्रीज कर दिया है कि हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, और वो जो कि एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। लेकिन इसमें मेरा मतमाय नज़र और मेरा ये है कि दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं, अमेरिका भी आगे जाके उस सोचने पर मजबूर होगा, बल्कि बहुत जल्द। आज भी डॉक्टर साहब, आज भी ये बात हुई है जो शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, उसमें भी शौकत बराचा साहब उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मुसलसल मुआशी मुआवनत जो है वो जारी रखना चाहिए। एक तो ये मामला है, मैं चाहूँगा इस पर बात करें। दूसरा सर, पाकिस्तान का रोल इस वक्त वो क्या होगा? जो हमें एक तरफ तो इल्ज़ामात की सूरत रहती है कि जी दहशतगर्दी में भी मुआवनत, और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जी ये आप जिम्मेदार हैं, तो उसमें अब क्या रोल पाकिस्तान का आप देख रहे हैं बराचा साहब? जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़ के गया था तो सोवियत यूनियन टूट गया था जी, और दुनिया भर की सियासत चेंज हुई थी। ये 15 रियासतें बनी एक रियासत की बजाय, सोवियत यूनियन की बजाय, जिसमें सेंट्रल एशिया की 5 रियासतें, अजरबैजान, फिर कॉकेशियस रीजन, बाल्टिक स्टेट, वो सब आज़ाद हुए थे। और उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में जो क्रचेस थी रूसियों की, हंगरी, बुल्गारिया, फॉर एग्जांपल बुल्गारिया, और यूगोस्लाविया टूट गया, जिसमें बॉस्निया निकला, जिसमें सर्बिया निकला, क्रोएशिया निकला। तो जो बहुत बड़ा इवेंट होता है उसके सिर्फ उस मुल्क पे असरात नहीं होते, वो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज होती है। बिल्कुल, नंबर 1। तो अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है ये ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, और रीजन के हवाले से इंडिया को पैकअप करना पड़ा है वहां पर। और इंडिया ने $5 बिलियन वहां पे खर्च किए थे, 500 कोई प्रोजेक्ट्स चला रहे थे। आप समझते हैं कि इंडियंस वापस आएंगे, रिस्क लेंगे? नो, जब तक एक नई सूरत हाल, जिसका मैं कह रहा हूँ कि नए इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियोज नहीं बनेंगे, उस वक्त तक
कोई रिस्क नहीं लेगा। नंबर 2, $5 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज कर लिए। आज की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, वो चाइना है। वो दुनिया बदल चुकी है। लिक्विडिटी जो है वो शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी इज यूनाइटेड स्टेट्स, उनके पास पैसे की कमी है। और जो फ्लक्स ऑफ लिक्विडिटी है, अबंडेंस ऑफ लिक्विडिटी जिनके पास है, बल्कि कहें कि जिनके पास बहुत पैसा है, वो चाइना है। अभी आपने देखा कि कुछ महीने पहले चीन ने ईरान के साथ $25 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया। वो इंटरनेशनली वैलिड एग्रीमेंट है, उस पर कोई शोर अगर मचाए तो इररिलेवेंट शोर होगा। चीन इस वक्त इस खित्ते में एक ही चीज पे जोर दे रहा है, एंड दैट इज कनेक्टिविटी अंडर BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। CPEC पाकिस्तान में जो बना है, ये BRI का एक फ्लैगशिप उसका प्रोजेक्ट है। सेंट्रल एशिया तक चीन ने बनाया हुआ है। सिर्फ जो एक कनेक्टिविटी का गैप था जो फिल नहीं था, जैसे पाकिस्तान भर में मोटरवे और सखर से हैदराबाद तक नहीं है, वो भी बन रहा है। इसी तरह इस रीजन में कनेक्टिविटी के हवाले से सिर्फ अफगानिस्तान था। वो तोरखम जलालाबाद या चमन और बोल्दक से, स्पिन बोल्दक से लेके हेरात तक, और जलालाबाद से लेके मदार शरीफ और आमू दरिया के पार उज्बेकिस्तान तक। अब चाइना जो बयानात आ रहे हैं उनके मुताबिक तो चाइना इज वेरी फ्रेंडली विद तालिबान गवर्नमेंट, वो तस्लीम भी कर लेंगे, रशिया भी। तो अगले आने वाले वक्त में जो है वो पराचा साहब, वो चाइना का बड़ा एक अहम फिर रोल होगा। अच्छा, मैं वक्त की भी कमी हो रही है, आप दोनों अहबाब का बहुत मुफीद गुफ्तगू जो है वो सुन रहे थे चाइना के रोल के हवाले के अंदर। अगले आने वाले वक्त में भी हम अपने मेहमानों को दावत देते रहेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे लाहौर के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर शर्म से झुक जाता है जब पाकिस्तान में, और वो भी मीनार पाकिस्तान के सामने, एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि ख़ातून पर 400 से ज़ायद अफराद जो है वो झपटते हैं और उस तरह से बदसलूकी की जाती है कि इस माशरे को फिर क्या नाम दिया जाए। अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ता है। अलमिया ये है कि जब ये तमाम तर चीज़ें हुई उसी वक्त पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस नहीं मौके पर पहुंच सकी है। ये ज़िले इंतज़ामिया का और लाहौर पुलिस का, CCP लाहौर का काम है, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता। लेकिन जब ये वीडियोज़ वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर शोर शराबा होता है, मजम्मत होती है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ता है। ये वज़ीर आज़म के काम नहीं है, ये किसी वज़ीर आला के भी काम नहीं है, पुलिस के काम है, इंतज़ामिया के काम है, जिनका काम ही अमन व अमान को बरकरार रखना है। लेकिन ये एक साइड है। दूसरी साइड वो है कि पाकिस्तान में मादर पिदर आज़ादी है कि क्या जश्न आज़ादी पर आप साइलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिल चलाएं और कान को और दिमाग को फाड़ने वाले बाजे दिन भर बजाएं और इस किस्म के वाक़यात करें। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो इस किस्म के काम में मुलव्विस हैं। लेकिन इसी पाकिस्तान में इन 400 जुनूनियों के बाद वो 4 करोड़ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है और अब फौरी तौर पर एक्शन भी हो रहा है। एक्शन क्या हुआ है हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त जाबिर वकास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जाबिर, पहले तो ये बताइएगा, इस वाक़े की तफसीलात 14 अगस्त की हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ उसके बाद आई हैं, वज़ीर आज़म ने फिर नोटिस लिया है, तो उससे पहले क्या पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं की गई थी? वहाँ जब ये इस किस्म का हल्ला बोला गया, किसी ने 15 पर कोई कॉल नहीं की, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है? देखिए मुदस्सिर, इस हवाले से जो लड़की का खुद अपना एक बयान मौजूद है, उसका ये कहना है कि 15 पर कॉल की गई थी, लेकिन 2-2.5 घंटे की जो ये तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, इस दौरान जो है वो पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। देखिए 14 अगस्त का दिन था, मीनार पाकिस्तान के अंदर अगर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते थे पुलिस की, बाहर ज़रूर की जा सकती थी। और जिस तरह के कौमी हालात हैं उस दौरान जो है वो पुलिस को बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, तो उस वक्त
वक्त वहां पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लगे हुए हैं उस जगह पर, उस कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग हो रही होती है। और अगर कोई ऐसी जगह पर कोई ऐसी सरगर्मी नजर आती है जो कि लगता है कि जैसे वहां पे कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उसके ऊपर जो है वो जब तक वीडियो सामने नहीं आती, जब तक सोशल मीडिया या करंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसके ऊपर बात नहीं करता, तब तक मामला दबा रहता है। और जैसे ही कल हमने ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद दीगर मीडिया चैनल्स पे ये खबर चली, तो उसके बाद जो है वो होश आना शुरू हुआ और साथ ही सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर किया जाने लगा। तो फिर उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर खातून को तलाश करके लारी अड्डा थाना में मुंतकिल किया गया और वहाँ पे उनकी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई गई। FIR में 324A लगी है, इसके अलावा 147, 148 और इसके अलावा 382 जो है वो ऐड की गई है। लेकिन इसमें ये सारी जो दफात हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो सख्त सजाए अमल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग है कि अगर खातून जो है वो अपने ये कह रही हैं कि मुझे पे जो है वो तशद्दुद हुआ, मेरे जिस्म पे निशान मौजूद हैं, तो उनका अभी तक मेडिकल नहीं करवाया गया। उनका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप देखें कि इस वाक़े पे कितने हद तक जो है वो IG पंजाब के ऊपर नाराज़गी का इजहार किया है इमरान खान साहब ने। अमूमी तौर पर इमरान खान साहब अगर फ़ोन करते हैं, किसी बात का नोटिस लेते हैं, तो CM पंजाब को फ़ोन करते हैं, लेकिन CM पंजाब को फ़ोन नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली इमरान खान साहब ने IG पंजाब इनाम गनी साहब को फ़ोन किया है और इस मामले के जल्द अज जल्द जो मुल्ज़मान हैं उनको कुटारे में लाने का कहा है। तो अभी तक क्या कार्रवाई जाबिर, अभी तक हुआ क्या है? और ये फुटेजेस में तो बहुत से लोग देखे जा सकते हैं, पर सेफ सिटी के कैमरास बड़े ज़बरदस्त हैं लाहौर के, तो यहाँ अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई शनाख्त हुई है? अभी देखें, इस हवाले से 7 से 8 वीडियोस जो हैं वो पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल जो है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो है वो काफ़ी हद तक जो है मटीरियल आ गया है, जिसकी मदद से हमें शनाख्त करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। 5 से 6 अफराद ऐसे हैं जिन शनाख्त जरूर कर लिया गया है, लेकिन अब उनकी मजीद जांच पड़ताल के लिए जो डाटा है वो नादरा को भेजा जाना है। लेकिन नादरा के अंदर अशूर मुहर्रम की वजह से जो है वो छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये मुमकिन नहीं है कि वहां पे जो है वो उस डाटे की बुनियाद के ऊपर जो है वो कुछ आगे बढ़ा जाए। इसी तरह जो वीडियोज आएंगी उसकी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी भेजी जाएंगी, ताकि इसमें ये भी क्लैरिफिकेशन करनी है कि कौन थे जो छुड़वा रहे थे, कौन थे जो इस मामले में आगे बढ़कर इस तरह की शरारत कर रहे थे। इस हवाले से ये शरारत नहीं है, जुर्म है, ये जुल्म है। जाबिर हमारे साथ ही रहेगा, इस पे मजीद बात करते हैं। हमें सरवत गिलानी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान की बड़ी फेमस आर्टिस्ट, और इस हवाले से इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात भी करें। सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर साहिबा, आपको भी बहुत शुक्रिया। सरवत गिलानी साहिबा, ये इस किस्म का वाक़या हुआ, आपने भी वीडियो देखी, हम देख रहे थे, बड़ा जो है वो अफसोस हो रहा था कि 14 अगस्त जिसने आज़ादी मनाया जाए, उस दिन की आज़ादी के नाम पर जिस तरह से एक निहत्ती खातून पर मैं तो जुल्म और तशद्दुद से आगे जो है वो एक कि जंग उसके खिलाफ की जा रही थी। मुआशरा किस जानिब जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो सबसे पहले पूरा पाकिस्तान हिल चुका है इस वीडियो को देख के कि 400 मतलब हम रोज ये हैशटैग देखते हैं, कभी नूर के लिए, कभी ज़ैनब के लिए, कभी बस नाम ही चेंज होते हैं, हैशटैग वही रहते हैं। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब तक हमारी पुलिस या हमारा लॉ इन्फोर्स नहीं किया जाएगा इन मर्दों पे, इन लोगों पे जो तशद्दुद करते हैं, जो कब्र से भी निकाल के ज्यादती बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, तो वो कहीं सेफ नहीं है। लेकिन तवील अरसे तक उनका केस चलता है, फिर बेल पे उनको छोड़ दिया जाता है। तो सबसे बड़ा माजरा ये है कि जब तक लोग नहीं देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स किया जा रहा है किसी गलत काम करने वाले पे, तो ये तो खुली आजादी है। आज 400 थे, कल 4000 होंगे, क्योंकि कभी हम देख ही नहीं रहे। कितना अरसा हो गया है कि जितनी भी ये खवातीन हैं उनके जितने भी केसेस आ रहे हैं, चाहे वो रेप के हों, डोमेस्टिक वायलेंस के हों, अब्यूज के हों, और डेड बॉडीज के साथ जो किया जा रहा है औरतों की और लड़कियों की, मतलब किसी चीज में हम नहीं देख रहे कि जी फाइनल एक पिक्चर मिली कि जी इस बंदे को फांसी लग चुकी है। तो जब तक वो ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी पाकिस्तान में, तब तक ये करने वाले आजाद घूमेंगे। और ये इनका माइंडसेट ये है कि ना इन्होंने करबला का वो टाइम जो इस वक्त हम रिमेम्बर कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं,
मोड़ करी है पूरी दुनिया करबला के मार्टर्स को, ना उन्होंने वो उसको कोई प्रेफरेंस दी, ना आज़ादी को 14 अगस्त के इस अजीम दिन को प्रेफरेंस दी, ना वो जगह को प्रेफरेंस दी जहाँ पे कायदे आज़म ने खड़े हो के एक नई पाकिस्तानियों के लिए दुनिया बनाने की कोशिश की और ड्रीम किया और उसके लिए तकरीर की और जिद्दोजहद की। वो जगह थी मीनारे पाकिस्तान की, इतनी कदीम अजीम जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये तो मेरा ये मानना है कि हर अगला बंदा ही मसला है उनके माइंड सेट में। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि जब तक जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जब तक सजाएं जो हैं वो फौरी तौर पर ना हो, तो फिर आज 400 हैं, कल 4000 हो सकते हैं। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ सेनेटर साहिबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा, ये कभी नूर मुकद्दम का केस होता है, कभी हम लाहौर मोटरवे पर इस तरह के अफसोसनाक वाक़या देखते हैं, कभी हम माजी में चले जाएं तो कितनी ही ज़ैनब के साथ इस तरह के वाक़यात पेश हैं। हालिया हम सिंध में देख रहे थे, कब्र से निकाल कर जो है वो खातून के साथ ज़्यादती की। ये पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात हैं। ख़वातीन इतनी गैर महफूज एक इतने महफूज मुल्क में क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया। क्या एक अहम तरीन मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ख़वातीन गैर महफूज है या माशरा इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया है कि हमारे अंदर कोई एहसास, कोई वैल्यू, कोई जो है वो एथिक्स, कोई तरबियत कुछ नहीं रहा। यानी और मैं तो ये देखती हूँ कि एक हादसा होता है वो अलमिया फिर बनता है। जिस तरीके से जो है उस हादसे को जो है वो उसके मंफी और उसके जो है वो उठाया जाता है, जिस तरीके से विक्टिम ब्लेमिंग होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ एक बच्ची कब्र में महफूज नहीं है, जहाँ पर एक बच्ची अपने घर में अपनी माँ की गोद में महफूज नहीं है, जहाँ पे एक बच्ची घर से बाहर निकलती है तालीम के लिए तो महफूज नहीं है, जहाँ हमारे बच्चे मदरसे में महफूज नहीं है, जहाँ मतलब आप जिसको ख़वातीन की बात करें, मैं तो ये देखती हूँ कि हमारा माशरा जो है वो हैबतनाक पस्ती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ। जहाँ मासूम बच्चे महफूज नहीं है, जहाँ बच्चियाँ महफूज नहीं है, जहाँ कब्र में मुर्दे महफूज नहीं है, जहाँ पर जो है शहरा पे लड़कियां नहीं निकल सकती, जहाँ तालीम के लिए जाए तो अजाब, जहाँ पे जश्न आज़ादी मनाए तो अजाब। तो क्या पाकिस्तान की तख्लीक इसलिए हुई थी? अब अगर मैं पाकिस्तान की तमाम कुर्बानियों की तरफ जाऊँ जो कि इस पाकिस्तान के क़याम के लिए हुई, तो ये था कि हम एक महफूज माशरे में होंगे, हमारे ऊपर जुल्म सितम नहीं होगा, हमारी बच्चियाँ जो है वो बिल्कुल हिफाजत के साथ घर से बाहर निकल सकेंगी। मगर आज क्या हो रहा है कि तरबियत का शदीद तरीन फुकदान है। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से उन वीडियो को शेयर किया जा रहा है और उस पर जो है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो गलत। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपने बात, बिल्कुल, कि वहाँ जब वीडियोस हो रही हैं और उसके नीचे लिखा जा रहा है कि जी क्यों गई थी। अब ये पहले तो ये बात होती है कि जी कपड़े इस तरह से हैं या उस तरह से हैं, अब ये लिखा जा रहा है वो गई क्यों थी, वो टिकटॉक बना क्यों रही थी। तो इसका मतलब है कि कल को ये कहा जाए कि ख़वातीन सांस क्यों ले रही थी, वो मुआशरे के अंदर वो बाहर निकल ही नहीं सकती हैं, वो किसी कब्र में मुर्दा लड़की जो है वो महफूज नहीं है, आदमी रोबोट नहीं है, ठीक है। मदरसे में मासूम बच्चे महफूज नहीं है, आदमी रोबोट नहीं है। सड़क पे चलती हुई माएँ बहनें महफूज नहीं है, आदमी रोबोट नहीं है। शहरों में बापर्दा ख़वातीन जो है वो बेलिबास हो जाती हैं, आदमी रोबोट नहीं है। ये बताएं कि क्या करें हम इस माशरे के अंदर, हम कहाँ खड़े हो, क्या हमें एहसास है कि इस पस्ती दलदल का, और जो ये सब कर रहे हैं क्या उनके घर में, क्या वो घर जाके अपनी माँ को, बहनों को, बेटियों को नहीं देखते, या अपने मासूम बच्चों को नहीं देखते, या जो है मतलब वो तमाम किरदार जो है बगैर अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को देखे हुए, अपने जो है वो बहन भाइयों को देखते हुए, बगैर देखे हुए तरबियत होके इतने बड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये सहर कामरान साहबा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैं थोड़ी सी सरवत गिलानी साहबा से इस पे बात करूँ तरबियत के हवाले से। देखिए हुकूमती लॉज बड़े ज़बरदस्त बन गए, हरासमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ी उस वक्त खुशियाँ मनाई गई कि अब कम अज़ कम कानून तो बन गया, लेकिन कानून के बावजूद मैं तरबियत के हवाले से सरवत गिलानी साहबा आपसे बात करूँगा।
अब वालिदैन और असातिज़ा की तरबियत पर भी क्वेश्चन मार्क हो गया है कि उन्हीं के बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, कुछ 14 साल का, कुछ 20 साल का लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल जहां हमें हुकूमती कवानीन में नज़र आते हैं, वहीं कहीं अपनी ही हमारी तरबियत में भी है, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत असातिज़ा। देखिए जी, जब एक सोसाइटी का माइंडसेट ये होगा कि अपनी, चाहे कोई भी औरत अपने घर में हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपनी बहन हो, अपनी बीवी हो, अपनी बेटी हो, अगर उसको बाहर नहीं निकलने देना क्योंकि लिबरल है जमाना, एजुकेशन नहीं हासिल करने देनी क्योंकि बुरा है जमाना, घर पे ही रह के उनके साथ तशद्दुद कर रहे हैं, उनकी कौन सी इज्जत कर रहे हैं। वो हमने देखे कैसे जो जायदाद के चक्कर में अपनी माओ को, अपनी बहनों को हथौड़ियों से मार रहे हैं, तो उसमें माओ का भी क्या कसूर है कि हर कोई अपने बच्चों को अच्छा देती है, अच्छी माँ होती है, वो अपने बच्चे को अच्छी ही तरबियत देती है। लेकिन जब वो इर्द गिर्द की सोसाइटी में इंकरेज होती है ऐसी माइंडसेट, वो हम बच्चियों की बात करें यहाँ पे मतलब तालीम गाह में हमारे लड़के जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, वो सेफ नहीं है, बकरियां सेफ नहीं है। तो मतलब हम किस हद तक गिर चुके हैं कि हमें कौन सी तरबियत, इस्लाम की सबसे बेहतरीन तरबियत है। इस्लाम में जो हम बातें करें हैं, जो बताते हैं अपने आने वाली नस्ल को, वो तो बेहतरीन बातें हैं, सिर्फ इसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन बातें। तो कमी कहाँ है? कमी इस चीज में है कि हम करते कुछ हैं, हम दिखाते कुछ हैं और हम सोचते कुछ और हैं। तो ये माइंडसेट, मेंटल हेल्थ पे मैं आपको बात बताऊं, मेंटल हेल्थ बिल्कुल, ये माइंडसेट की जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें इस वक्त नादिया हुसैन साहबा ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान की एक्टर हैं, मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया नादिया हुसैन साहबा, आपके वक्त का भी। ये वाक़या आपने भी देखा है सोशल मीडिया पे, आप भी इसके हवाले से बात करेंगे। इस किस्म के वाक़यात एक नहीं हैं, हम रोज़ ऐसे वाक़यात देखते हैं जहाँ ये मामला होता है। लेकिन ये मीनार पाकिस्तान के सामने तो हुजूम के वाक़यात जो हैं कि 400 लोग हैं और एक निहत्थी बच्ची है और उसके साथ इस किस्म का वाक़या हो जाए, किस मुआशरे की तरफ हम जा रहे हैं अब? देखिए, ये बहुत ज्यादा लाइक एक ऐसी अनथिंकेबल सा एक ये अटैक है ये ऑन समबडीज पर्सनल सैंक्टिटी के, जिसको चाहे वो लड़की वहां जो भी कर रही थी, आई मीन इट डज नॉट मैटर। लोग कह रहे हैं कि जी वो तो टिकटॉक बना रही थी। भाई, वो टिकटॉक बना रही थी या वो नॉर्मल की वीडियो बना रही थी? वो खुशी मनाने गई थी मीनारे पाकिस्तान पे अपने दोस्तों के साथ। वो चाहे जो भी कर रही थी वहां पे और भी औरतें हो सकती थी, लेकिन हमें तो खैर उस वीडियो में नहीं कोई और औरतें नजर आई। लेकिन जो भी हो वो टिकटॉक बनाने गई हो, वो वहां पे वीडियोस बनाने गई हो, वो एक मेमोरी बनाने गई हो, वो कुछ भी करने गई हो वहां पे, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं मिलता कि उसको सरेआम खुलेआम जो है वो इस तरीके से उसकी बेहुरमती की जाए। तो आई मीन हम जो है वो एक ऐसी बेहद माशरे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इंसानियत नाम की चीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जहाँ पे औरत ही जो है वो औरत को ब्लेम कर रही है, मर्द जो है वो औरत को ब्लेम कर रही है। यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि जी वो 400 बेगैरत मर्द जो है उनमें से डेफिनेटली कुछ गैरतमंद थे जिन्होंने उसकी मदद की, जिन्होंने उसको वहां से निकाला। लेकिन जो इतना हुजूम था उन आदमियों का जो कि उस औरत के ऊपर ऐसे लपक रहे थे कि जैसे कि वो एक गोश्त का टुकड़ा हो, वो एक गोश्त का टुकड़ा नहीं है, वो एक इंसान है। वो एक इंसान है। किस तरीके से जो है वो इस तरीके से कि आप इंसान की जो है वो बेहुरमती कर सकते हैं। तो मुझे तो ये यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये क्या, हम किस किस्म की जो है वो हमारी थिंकिंग हो चुकी है कि सोसाइटी को ब्लेम नहीं करना, वहां पे उन मर्दों को ब्लेम नहीं करना, वहां पे भी उस औरत को ही ब्लेम किया जा रहा है कि वो औरत क्यों गई वहां पे। बिल्कुल ये फोकस उठा के बिल्कुल ये समझ नहीं आती है। नादिया, बड़ी अहम बात की आपने, ये जो स्पॉटलाइट है वो उठा के जो मुजरिम मर्दों पर करना चाहिए वो हमने उस खातून पर किया हुआ है, जिससे इतनी भी आज़ादी नहीं हो रही है कि वो वहाँ पर खड़ी हो सकी, यानी कि वो मीनारे पाकिस्तान पर खड़ी है और ये सूरत हाल हुई है। मैं जाबिर आपसे यहाँ जानना चाहूँगा
ये नोटिस लिया गया उस वक्त भी वज़ीर आज़म की जानिब से जब ये अफसोसनाक वाक़या मोटरवे का पेश आया। पुलिस बड़ी मुस्तैद हुई, उन्होंने जाके मुल्ज़िमान तक को पकड़ा और फिर उसके बाद सज़ाएँ हुई, मुजरिमान हो गए। अब आप वज़ीर आज़म ने फिर नोटिस लिया, आप क्या देखते हैं? इनाम गनी साहब के लिए भी एक चैलेंज और शार कमाल साहब जैसा भी एक जो है बड़ा मुस्तैद किस्म का ऑफिसर है, ये अब कितनी तेज़ी इसमें आएगी, या फिर ये खबरों की जब तक जीनत है तो ठीक है, उसके बाद एक नए वाक़े के पीछे है? अफसरान के साथ जो ताल्लुक़ मेरा रहा है फील्ड की वजह से, उसमें मैं ये जानता हूँ कि दोनों अफसरान अपने केस के हवाले से कोई भी नेग्लिजेंसी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, और उन्होंने जिस तरह इस्तगासा को साथ मिलाकर दीगर और मुकदमा, चाहे वो नया मर्डर केस हो, पीछे मोटरवे केस हो या कोई और केसेस हो, वहाँ पर लोगों को साथ मिला के, इस्तगासा को साथ मिला के मज़ीद जो चीज़ें ऐड अप करनी थी वो ऐड अप की गई। इसी तरह मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस आया, उसमें भी चीज़ें ऐड की गई और अच्छे तरीके से केस को पुट किया गया। तो इसमें भी मुझे उम्मीद है कि शारिक जमाल साहब जो हैं वो अच्छे तरीके से इसकी अपनी टीम, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें वो CIA पुलिस को, स्पेशल ब्रांच को इन्वॉल्व करेंगे और तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो उस खातून का पुलिस के साथ ताउन करना है, और पुलिस का साथ जो पुलिस कहती है जिस तरीके से चलने को उस तरह चले, और कोई हकायक जो है वो छुपाए ना, क्योंकि हकायक अगर छुपाए जाते हैं तो इस तरह के रैंडम ग्रोह के ऊपर जो मामला सामने आते हैं जिसकी सिर्फ वीडियोज़ मौजूद हैं और ये नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान पे सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से भी लोग आते हैं, लड़के वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर इस तरह का गुलगुपाड़ा करते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जितनी वीडियोज़ हैं, और ख़ास तौर पर उनके अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में जो वीडियोज़ हैं वो भी उनको दें, जो कि जब वो सेल्फियाँ बना रहे थे ये लड़के और इस दौरान उनकी टीम जो है वो उन लम्हात को जो है वो उस वक्त बना रही थी अपने कैमरे के जरिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जब शेयर होंगी पुलिस के साथ तो यकीनन उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में पुलिस के लिए ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा और अहम जो है वो केस है कि ये फौरी तौर पर एक्शन, क्योंकि आज ये वाकया है तो फिर अब सरवत गिलानी साहबा की बार बार बात करूंगा, वो कह रही 400 है तो 4000 होने में ये देर नहीं होगी। सहर कामरान साहबा, मैं क्विकली आपसे कि अब आपको लगता है कि हुकूमत, क्योंकि आप अपोजिशन में है, हुकूमत फौरी तौर पर इस पर कोई कार्रवाई करे या फिर सर्द खाने में चले जाएंगे केस? देखिए, बात यह है कि क्या जब तक सोशल मीडिया पे चीजें ना उछलें, जब तक जो है हम इसको कंडेम ना करें, जब तक ये दिन गुजरते जाए। आज आप बताएं ना कि आज की तारीख देखें कि इतने दिन तक क्या हो रहा था, 18 तारीख तक, कि 18 तारीख के से जो है अब या कल 17 तारीख को रिपोर्ट होना शुरू हुआ। तो देखिए, ये चीजें जो है ना कि मुल्क के अंदर कानून की कोई अमलदारी है, सजा के सख्त होने या नर्म होने से ज्यादा सजा का यकीनी होना मायने रखता है, जो है बर वक्त हरकत करना जो है वो मायने रखता है। जहाँ पे आपने देखा ना कि मोटरवे पे लोगों को पता है कि जी अगर हमने स्पीड तेज बढ़ाई तो चालान हो जाएगा, तो वो अपनी जो है वो गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं करते, इसलिए उन्हें खौफ है। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कानून का कोई खौफ रह गया है? लोगों को पता है दे कैन जस्ट गो अवे। सिर्फ एक मैं समझती हूँ कि मुश्किल बात ये है कि आज जो है वो उस लड़की ने हिम्मत की, वो सामने आ गई, ठीक है। वरना हमारे यहाँ तो ये होता है कि अच्छा तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया, मुंह से लफ्ज़ में निकाल लिया, लोगों को पता ना लग जाए। इसलिए कि लोग लड़की की जिंदगी जो है इसलिए वो है जो आप सही बात, यही नादिया बात करी थी कि फोकस उस तरफ हो जाएगा। मैं क्विकली, वो वक्त भी कम हो रहा है, सरवत गिलानी साहबा, हल क्या है इस चीज़ के इस किस्म के वाकयात ना हों? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम रिपोर्ट ऑफ क्राइम को अपनी पल्लू से बांध लें, चाहे वो किसी और के साथ हो रहा हो, चाहे आप खुद विक्टिम हो। जब तक हम रिपोर्ट नहीं करेंगे क्राइम्स को, ये बात आगे नहीं आएगी। और जैसे सेनेटर साहिबा ने कहा कि इसको एक इज्जत का और एक ईगो का इशू बना लिया जाता है, जब तक हम इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेकेंडली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप यूनाइटेड अरब में, इमरात में देखते हैं, बाहर की कंट्रीज में देखते हैं, वहाँ जिस वक्त दिया जाता है ऐसी चीजों को विक्टिम्स को उसी वक्त सुकून के वो ट्रायल्स नहीं चलती है, सालों साल की तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जब तक आप इन लोगों को हैंग किया हुआ नहीं दिखाएंगे, ये रेपिस्ट को, ये मर्डरर्स को, ये जो चाइल्ड मोलेस्टर्स को, जब तक आप सजा नहीं देंगे और हम फ्रंट पेज पे नहीं देखेंगे, तब तक ये चेंज नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पीडी ट्रायल, जंगल का भी एक कानून होता है। बिल्कुल, ये
जंगल में भी एक कानून है, हमारे वहाँ तो जंगल का कानून भी नहीं है। अच्छा नादिया हुसैन साहब, अब मैं ये कि अब क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, क्या हल होना चाहिए कि इस किस्म के वाकयात भी ना हो? और फिर जो बात सारे हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं कि सख्त कानून और स्पीडी ट्रायल, आप एग्री करेंगे? जी नादिया। जी बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्पीडी ट्रायल होना, बिकॉज यहाँ पे हुजूम इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। बट ऐसे केसेस में जो है वो स्पीडी ट्रायल्स ही सोल्यूशन है कि जहाँ पे लोगों को फौरन से फौरन जो है वो सजा दी जाए, फौरन से फौरन जो है वो इसकी तय तक पहुंचा जाए, ताकि ये है कि लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कानून का डर हो। यहाँ पे पूरी दुनिया में जो है वो कॉन्सर्ट्स होते हैं, पूरी दुनिया में फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, हजारों की तादाद में जो है वो लोग अटेंड करते हैं, लेकिन देयर इज रूल ऑफ लॉ के रूल ऑफ लॉ होता है कि जहाँ पे उनको इजाजत नहीं होती है इस तरीके से, अगर वो सेलिब्रिटी के अराउंड हो भी तो कोई भी इस तरीके से हरकत नहीं करेगा कि जी कपड़े फाड़ दे उसके, मतलब इट इज अनथिंकेबल। और यहाँ पे तो ये एक आम औरत थी, यहाँ पे चाहे वो टिकटॉकर थी, कोई इतनी भी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन ऐसा करना इज एब्सोल्युटली अनफॉरगिवेबल। एंड स्पीडी ट्रायल एंड सजा और ये इस किस्म की जो इबरतनाक किस्म की, बिल्कुल ये अगर जब तक नहीं होगा इस किस्म के वाकयात जो है वो बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया हुसैन साहबा, सरवत गिलानी साहबा, सहर कामरान साहबा और जाबिर वकास हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।